हेलो फ्रेंड्स, इक्विलिब्रियम में आज हम बात करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स इन इक्विलिब्रियम की। थर्मोडायनेमिक्स या ऊष्मागतिकी भी साम्य को बहुत हद तक प्रभावित करती है, क्योंकि ऊष्मागतिकीय व्यंजकों द्वारा ही साम्य को बताया जा सकता है, जिसके अंदर मुख्यतः दो व्यंजक आप यूज करते हो मैथमेटिकली, एक केसी बोला जाता है और एक क्यूसी बोला जाता है। तो ये केसी और क्यूसी किस तरह से ऊष्मागतिकी से संबंधित हैं, ना केवल ये संबंधित है, जबकि हमें यह भी पता लगता है कि अगर आपके सामने किसी अभिक्रिया की मानक गिब्स ऊर्जा परिवर्तन का मान दिया हुआ है, तो हम बता सकते हैं कि इसका जब साम्य स्थापित होगा तो अभिकारक उत्पाद की तुलना में अधिक सांद्रता में होंगे या उत्पाद अभिकारक की तुलना में अधिक सांद्रता में होंगे। ये सब बातों की आज चर्चा हम करेंगे इस टॉपिक के अंदर, जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स इन इक्विलिब्रियम। तो आइए स्टार्ट करते हैं ऊष्मागतिकी के दूसरे नियम से, जो कि हमने ऊष्मागतिकी में पढ़ा हुआ है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए डेल्टा जी अभिक्रिया इज इक्वल टू डेल्टा जी नोट अभिक्रिया प्लस आर टी एल एन क्यू के बराबर होती। मान लीजिए मैं यहाँ भी बिल्कुल सिंपल सी अभिक्रिया डील कर रहा हूँ। सपोज मैंने लिया है ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, बिल्कुल सिंपल सी अभिक्रिया। जहां तक डेल्टा जी रिएक्शन का सवाल है, इसे बोलते हैं अभिक्रिया के लिए गिब्स ऊर्जा परिवर्तन, जैसा कि आप जानते ही हैं। और डेल्टा जी नोट अभिक्रिया का मानक गिब्स ऊर्जा परिवर्तन कहलाता है। अभिक्रिया का मानक गिब्स ऊर्जा परिवर्तन कहलाता है, मानक गिब्स ऊर्जा परिवर्तन कहलाता है। जबकि क्यूसी या क्यू अभिक्रिया गुणांक को व्यक्त करता है। क्यूसी या क्यू अभिक्रिया के गुणांक को व्यक्त करता है। ये किसी भी समय उत्पाद की सांद्रता और अभिकारक की सांद्रता का अनुपात होता है। बस इस बात का ध्यान रखना है कि साम्यावस्था स्थापित नहीं होनी चाहिए। तो साम्यावस्था के अलावा जितनी भी स्थितियां बनती है, उन सभी स्थितियों में उत्पाद की सांद्रता और अभिकारक की सांद्रता के अनुपात को अभिक्रिया का गुणांक कहा जाता है। आर गैस नियतांक है और टी परमताप है। अब मैं किसी रिएक्शन के होने की अगर बात करता हूं, तो हम जानते हैं कि जैसे जैसे अभिक्रिया आगे बढ़ती है, सपोज शुरुआत में आपके पास में रिएक्टेंट था, धीरे धीरे प्रोडक्ट बनने लगा, तो आप समझ सकते हैं धीरे धीरे Q का मान बढ़ता जाएगा, क्योंकि P की वैल्यू प्रोडक्ट की सांद्रता रिएक्टेंट की सांद्रता से बढ़ती जाएगी। लेकिन जब साम्यावस्था प्राप्त होती है, उस स्थिति में डेल्टा जी का मान शून्य लिया जाता है, क्योंकि डेल्टा जी वो कारक है जो किसी अभिक्रिया की दिशा के बारे में हमें बताता है। जिन अभिक्रियाओं के लिए डेल्टा जी का मान ऋणात्मक आता है, वो अभिक्रियाएं उस दी गई दिशा में स्वतः होती हैं, यानी कि वो उसी डायरेक्शन में चलती हैं। और अगर किसी अभिक्रिया के लिए डेल्टा जी का मान धनात्मक आता है, तो उस परिस्थिति में मैं क्या बोलता हूं कि ये अभिक्रिया अस्वतः है, यानी कि अभिक्रिया इस दी हुई दिशा में नहीं चलेगी। तो इन दोनों के जो बीच की स्थिति होती है, उसे बोला जाता है डेल्टा जी इज इक्वल टू 0। जब किसी अभिक्रिया के चलने के दौरान गिब्स ऊर्जा परिवर्तन का मान 0 प्राप्त होता है, तो हम कहते हैं कि अभिक्रिया किसको प्राप्त हो चुकी है? साम्य अवस्था को प्राप्त हो चुकी है। और जब अभिक्रिया साम्य अवस्था को प्राप्त कर चुकी होगी, तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कि डेल्टा जी इज इक्वल टू 0, और उस स्थिति में जो अभिक्रिया गुणांक है उसका मान साम्य स्थिरांक के बराबर हो जाता है। तो इस समीकरण में, इसको मैं समीकरण 1 कह देता हूं, इस समीकरण में अगर मैं दो वैल्यूज पुट कर लूं कि साम्य अवस्था पर हम कह सकते हैं डेल्टा जी का मान 0 पुट कर देते हैं, तो डेल्टा जी हो गया 0। और अगर डेल्टा जी 0 हो गया, तो बेटे डेल्टा जी नोट अभिक्रिया का मान आ जाएगा माइनस आर टी एल एन के। अब यह नहीं भूलना है कि के क्या है? के है साम्य स्थिरांक, और जिसका मान दिए गए ताप पर किसी अभिक्रिया के लिए फिक्स होता है। ये अब बार बार परिवर्तित नहीं होता। तो दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन मेरे सामने आ गया, डेल्टा जी अभिक्रिया का मान माइनस आर टी एल एन के। मैं चाहूं तो इसको log 10 में बेस कन्वर्ट कर दूंगा, log 10 में, तो ये हो जाएगा माइनस 2.303 आर टी log 10 बेस की। तो दोनों एक ही बात है, किसी भी तरह से आप इसको लिख सकते हैं। इक्वेशन नंबर 3 दे देता हूं।
हम जानते हैं कि ऊष्मागतिकी के दूसरे नियम से एक और बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन हमारा इंतजार कर रहा है, दैट इज डेल्टा जी रिएक्शन इज इक्वल टू डेल्टा एच रिएक्शन माइनस टी डेल्टा एस रिएक्शन। तो किसी भी अभिक्रिया के लिए हम गिब्स ऊर्जा परिवर्तन का मान निम्न समीकरण से भी ज्ञात करते हैं, ये भी ऊष्मागतिकी के दूसरे नियम से प्राप्त की जाती है। तो बच्चों, अगर मैं इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 4 से इक्वेट कर दूं, बराबर पुट कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा, अगर लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगी, तो ये हो जाएगा -2.303 RT log ऑफ K इज इक्वल टू डेल्टा एच नोट माइनस टी डेल्टा एस नोट। ये भी रिएक्शन के लिए और ये भी रिएक्शन के लिए। इसको थोड़ा सा इजी करें, अगर हम इस टर्म को नीचे ले जाएं तो मेरे पास आ जाएगा log K इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच नोट रिएक्शन अपॉन 2.303 R टी के साथ में, और माइनस प्लस हो जाएगा, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, तो डेल्टा एस नोट रिएक्शन अपॉन 2.303 R। ये मेरा व्यंजक बन जाएगा। इस व्यंजक के बारे में हम एक बात तो पक्का कह सकते हैं कि अगर मैं एक वक्र खींचूं जिसमें मैं y अक्ष पे तो लेता हूं log k को, log 10 बेस k को, और x अक्ष पे लेता हूं 1/t को, तो मेरी इक्वेशन आपकी ये -mx प्लस c से डिनोट हो रही। आपकी नॉलेज के लिए आपको बता दूं कि किसी अभिक्रिया की एंथैल्पी परिवर्तन का मान और एंट्रोपी परिवर्तन के जो मान होते हैं, वैसे तो वो ताप पर निर्भर करते हैं। डेल्टा एच नोट रिएक्शन और डेल्टा एस नोट रिएक्शन की बात कर रहा हूं, लेकिन ताप में अगर अंतर कम होता है तो उस ताप परिसर के लिए इनके मानों को नियत मान के गणनाएं की जाती हैं। तो मान लीजिए मैंने किसी अभिक्रिया का ताप T1 से T2 कर दिया, और अगर वो बहुत ज्यादा बड़ा चेंज अगर मैंने नहीं किया है, तो मैं उस अभिक्रिया के दौरान डेल्टा एच नोट का मान और डेल्टा एस नोट का मान नियत मान के चलूंगा। जहां तक इस वक्र का सवाल है, बेटर है कि आप इस डेल्टा एच नोट रिएक्शन वाले टर्म को ब्रैकेट में रखें, क्योंकि हम जानते हैं कि अलग अलग अभिक्रियाओं के लिए डेल्टा एच रिएक्शन का मान अलग अलग आता है। अगर अभिक्रिया ऊष्माशोषी होती है तो डेल्टा एच का मान पॉजिटिव आता है, और अगर अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है तो डेल्टा एच का मान नेगेटिव आता है। तो अगर मैं एक कर्व प्लॉट करना चाहूं इन वैल्यूज के बेस पर, हालांकि मैं इस एक्सप्रेशन को आगे भी यूज करूंगा 5 नंबर को, तो देखिए अगर हम कर्व प्लॉट करना चाहें तो क्या होगा। अगर मैं एक कर्व प्लॉट करना चाहूं इनके मानों के आधार पर, तो मैं किस तरह से इसकी व्याख्या करता हूं, आइए देखते हैं। मान लीजिए मैंने y अक्ष पर log k और x अक्ष पर 1/t लिया। ये मैंने लिया y अक्ष पर log k, log 10 बेस k, और मैं x अक्ष पे ले रहा हूं बेटा 1/t और log k। आप समझ सकते हैं, ये अगर y है, y अक्ष पर है, और 1/t को मैं सेपरेट कर लेता हूं, ये हमारा x की वैल्यू है। x कितना है 1/t, तो मेरा जो स्लोप होगा वो होगा डेल्टा एच नोट रिएक्शन अपॉन 2.303 R, और मेरा जो इंटरसेप्ट होगा जिसको आप अंतःखंड कहते हैं, उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, इसके बराबर। तो आप समझ सकते हैं, अगर अभिक्रिया मेरी ऊष्माशोषी है, अगर मेरी अभिक्रिया ऊष्माशोषी है, आप लोग जानते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं के लिए डेल्टा एच रिएक्शन का मान धनात्मक होता है। तो क्या मैं ठीक कह रहा हूं, धनात्मक अंतःखंड और ढाल इसकी ऋणात्मक है, तो इस तरह से गिरती हुई लाइन आपको मिलेगी। अगर log k और 1/t का वक्र धनात्मक अंतःखंड किसके बराबर है, डेल्टा एस नोट अपॉन 2.303 R के, और जहां तक इसकी ढाल का सवाल है, जो आप tan थीटा से या थीटा से देते हो, जिसको आप बोलते हो ढाल, इस वक्र की जो ढाल है जो m से डिनोट की जाती है, उसका मान आ रहा है डेल्टा एच नोट रिएक्शन बटा में 2.303 R। तो साफ दिख रहा है कि अगर डेल्टा एच का मान धनात्मक है तो ढाल क्या होगी, ऋणात्मक होगी, क्योंकि इससे पहले माइनस का साइन लगा हुआ है। यही वक्र अगर मुझसे पूछा जाए ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के लिए, यही वक्र अगर मुझसे पूछा जाए ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के लिए, तो वही वेरिएबल्स हैं मेरे पास, इंटरसेप्ट का मान तो वही आएगा, लेकिन जो आपका स्लोप आएगा वो नेगेटिव ना होकर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अगर मैं यही वक्र
ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के लिए प्लॉट करता हूं, जिन अभिक्रियाओं के लिए डेल्टा एच रिएक्शन का मान खुद ही नेगेटिव होता है। आप समझ सकते हैं, मैंने आपको स्लोप बताया था, मैंने आपको ढाल बताई थी माइनस डेल्टा एच रिएक्शन, और इसलिए मैंने बोला था आप इसको ब्रैकेट में रखिएगा। तो जब इसकी वैल्यू खुद की नेगेटिव आएगी तो ये नेगेटिव वैल्यू और इस नेगेटिव साइन ये आपस में मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे। तो अंतःखंड तो वही है, डेल्टा एस नोट रिएक्शन अपॉन 2.303 आर, लेकिन जो ढाल है वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो जब भी आपके सामने log की और 1/t का कर्व आए तो अंतःखंड धनात्मक और ढाल ऋणात्मक हो तो अभिक्रिया उसमें शोषी रहेगी। अंतःखंड धनात्मक और ढाल भी धनात्मक हो तो वो किस केस में होगा, जब अभिक्रिया आपकी क्या होगी, ऊष्माक्षेपी होगी। तो एक तो इसके वक्र के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद मैं साम्यावस्था स्थिरांक पर ताप की निर्भरता भी इसी एक्सप्रेशन से बताऊंगा। साम्यावस्था स्थिरांक पर अगर मुझे ताप पर निर्भरता बतानी है तो भी मैं इसी समीकरण से बता सकता हूं। जैसे कि मैंने इक्वेशन नंबर जो 4 लिखी वो क्या लिखी, इक्वेशन नंबर 4 मैंने लिखी log ऑफ k इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच नॉट रिएक्शन अपॉन 2.303 RT प्लस डेल्टा एस नॉट रिएक्शन अपॉन 2.303 R। अब एक काम करते हैं, T1 टेम्परेचर पर K1 ले लेते हैं और T2 टेम्परेचर पर K2 ले लेते हैं साम्यावस्था स्थिरांक की वैल्यू। तो बाकी चीजें वही की वही हैं, माइनस डेल्टा एच नोट रिएक्शन अपॉन 2.303 RT2 प्लस डेल्टा एस नोट रिएक्शन अपॉन 2.303 R। इसको आप इक्वेशन नंबर 5 मान लीजिए और इसको आप इक्वेशन नंबर 6 मान लीजिए। और मैं बोल चुका हूं आपको पहले ही, ताप में चेंज से मैंने इस समीकरण के लिए डेल्टा एच नोट की वैल्यू को और डेल्टा एस नोट की वैल्यू को उस ताप परिसर के लिए नियत माना है, इसको याद रखिएगा। तो अगर मैं इक्वेशन 6 में से इक्वेशन 5 माइनस करता हूं तो log y माइनस log x, इसको तो log y बाय x लिख देता हूं, तो ये log k2 बाय k1 हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें से इसको अगर माइनस करता हूं तो ये माइनस और ये माइनस माइनस प्लस, तो जब मैं इसको कॉमन लूंगा टर्म को तो डेल्टा एच नोट रिएक्शन प्लस में आ जाएगी 2.303 R, और ये टर्म एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी जब मैं इसको माइनस करूंगा। तो मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी 1/T1 माइनस 1/T2। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जिससे मैं साम्यावस्था स्थिरांक की ताप पर निर्भरता बता सकता हूं। अगर T2 का मान T1 से बड़ा होगा तो 1/T2 छोटा होगा 1/T1 से बेटे, तो ये टर्म तो पॉजिटिव ही रहने वाली है। अगर ये टर्म पॉजिटिव होगी तो ये टर्म तब पॉजिटिव हो पाएगी जब डेल्टा एच नोट रिएक्शन का मान भी पॉजिटिव हो। अगर मैं इसका एलसीएम ले लूं तो मेरे पास एक्सप्रेशन आया log k2 बाय k1 इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट रिएक्शन अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2। एक ही बात है, बस एलसीएम लिया, कुछ नहीं किया मैंने। इसको नंबर A डाल देता हूं। अब आप समझ सकते हैं एक बात बहुत आराम से कि इस तरह के प्रदर्शन में अगर मैं इस तरह का प्रदर्शन करता हूं तो आप ध्यान दीजिएगा, अगर T2 का मान T1 से बड़ा है, ये कंडीशन रख ली मैंने, तो अगर मेरी अभिक्रिया ऊष्मा शोषी है जिसमें डेल्टा एच नोट रिएक्शन होता है पॉजिटिव, अब आप दिमाग लगाइए अगर T2 T1 से बड़ा है तो ये टर्म पॉजिटिव होगी, धनात्मक होगी, और ये भी मैं अभिक्रिया ले रहा हूं ऊष्मा शोषी, तो ये टर्म भी पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, राइट साइड सारी पॉजिटिव रहेगी। अगर राइट साइड पॉजिटिव होगी तो लेफ्ट साइड भी पॉजिटिव रहेगी। लेफ्ट साइड पॉजिटिव होने के लिए K2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, K1 से बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि अगर log x अपॉन y पॉजिटिव है तो x मस्ट बी ग्रेटर देन y। तो मुझे पता लग गया कि अगर T2 T1 से बड़ा हो तो K2 भी K1 से बड़ा ही आएगा। लेकिन अगर यही कंक्लूजन मैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए निकालूं जिसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होती है, बेटा अगर ये टर्म पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो जाए तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव
द आंसर विल बिकम नेगेटिव। तो उस केस में अगर log x अपॉन y की वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो पक्की बात है y विल बी ग्रेटर देन x। तो उस केस में मैं क्या कहूंगा, इन दैट केस k1 इज ग्रेटर देन k2। तो साम्यावस्था पर ताप का प्रभाव आराम से समझ सकते हो। अगर अभिक्रिया आपकी ऊष्मा शोषी है तो ताप बढ़ाने पर साम्यावस्था स्थिरांक का मान भी बढ़ेगा, और अगर अभिक्रिया आपकी ऊष्मा क्षेपी है तो ताप बढ़ेगा तो साम्यावस्था स्थिरांक की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इस तरह से हम डेल्टा जी का यूज करके साम्य स्थिरांक की ताप पर निर्भरता को बड़े आराम से बता सकते हैं। एक और चीज है जो मैं डेल्टा जी नोट रिएक्शन से बड़े आराम से बता सकता हूं, वो है अभिक्रिया की प्रगति के बारे में। वो है कि साम्यावस्था आने पर उत्पाद की सांद्रता ज्यादा रहेगी कि अभिकारक की सांद्रता ज्यादा रहेगी। ये सब चीजें भी हम इससे सीख सकते हैं। आइए देखते हैं। मान लीजिए मुझे किसी अभिक्रिया में डेल्टा जी नोट का मान दिया गया है। मान लीजिए मुझे किसी अभिक्रिया में डेल्टा जी नोट का मान दिया गया है। हम जानते हैं डेल्टा जी रिएक्शन इज इक्वल टू डेल्टा जी नोट रिएक्शन प्लस 2.303 RT log 10 बेस Q। तो ये मैंने ऊष्मागतिकी के दूसरे नियम को log 10 की फॉर्म में लिख दिया। अब मेरी बात आप ध्यान से सुनेंगे। अभी हमने देखा कि डेल्टा जी नोट जो रिएक्शन होती है, थोड़ी देर पहले हमने देखा, वो -2.303 RT log के बराबर होती है। log के बराबर होती है। इसको आप इक्वेशन दे दीजिए 8 और इसको आप इक्वेशन दे दीजिए 9। तो क्या मैं डेल्टा जी नोट की वैल्यू अगर यहां पुट कर दूं तो डेल्टा जी रिएक्शन जो है वो आ जाएगी -2.303 RT log के प्लस 2.303 RT log Q। अगर मैं 2.303 RT कॉमन ले लूं तो ये टर्म आ जाएगी मेरी log Q बाय K। भाई ये प्लस ये माइनस, तो प्लस वाले टर्म को मैंने कॉमन ले लिया। तो ये किसी भी रिएक्शन की डेल्टा जी निकालने का मेरे पास एक बहुत बढ़िया प्यारा सा फॉर्मूला आ गया। अब मेरी बात आप ध्यान से सुनिएगा। जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि अगर डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन नेगेटिव होता है तो रिएक्शन होती है स्पॉन्टेनियस, यानी कि दी गई दिशा में वो अभिक्रिया स्वतः आगे बढ़ रही होती है। जिन अभिक्रियाओं के लिए डेल्टा जी रिएक्शन का मान पॉजिटिव हो जाता है तो वो रिएक्शंस हम कहते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस। वो रिएक्शंस हम कहते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस, यानी कि दी गई दिशा में वो अभिक्रिया नहीं चलेगी, उससे उल्टी दिशा में चलेगी। और अगर डेल्टा जी रिएक्शन का मान 0 प्राप्त होता है तो हम कहते हैं कि इक्विलिब्रियम कंडीशन आ चुकी है, यानी कि अभिक्रिया साम्य अवस्था प्राप्त कर चुकी है। अभिक्रिया साम्य अवस्था प्राप्त कर चुकी है। अब मान लीजिए मुझे अभिक्रिया की गति देखनी है एक ऐसी अभिक्रिया के लिए। अब मैं केस 1 आपके सामने शो कर रहा हूं। मान लीजिए मेरी अभिक्रिया की डेल्टा जी नोट रिएक्शन है धनात्मक, पॉजिटिव। मान लीजिए ये रिएक्शन है बेटे R से P। इस अभिक्रिया की डेल्टा जी नोट रिएक्शन कैसे आएगी बताने की जरूरत नहीं है। जी नोट ऑफ प्रोडक्ट माइनस जी नोट ऑफ रिएक्टेंट, दोनों उत्पादों और अभिकारकों की मानक गिब्स ऊर्जाओं का अंतर ही इस अभिक्रिया की डेल्टा जी नोट रिएक्शन के बराबर होगा। तो अगर मैंने केस लिया है डेल्टा जी नोट पॉजिटिव है, तो अगर मैं इसको ग्राफिकली शो करूं, तो ये है आपका जी नोट रिएक्टेंट, ये है आपका जी नोट प्रोडक्ट, और मैंने बोला जी नोट रिएक्शन पॉजिटिव है, यानी कि जी नोट प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन जी नोट रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट की वैल्यू ज्यादा मान लीजिए और रिएक्टेंट की वैल्यू कम मान लीजिए, तो लगभग इस तरह का कर्व आपको दिखाई देता है। लगभग इस तरह का कर्व आपको दिखाई देता है। ये क्या है? ये है जी नोट पी। ये क्या है? ये है जी नोट आर। यहां लिख देता हूं, ये क्या है? जी नोट आर। अभिकारकों और उत्पादों की मानक गिब्स ऊर्जा परिवर्तन है, और इनका जो अंतर आपको दिखाई दे रहा है बेटे,
इनका जो अंतर आपको दिखाई दे रहा है वो क्या है, ये है डेल्टा जी नोट रिएक्शन। ये जो डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है इसको मैं क्या बोल रहा हूं, डेल्टा जी नोट रिएक्शन। और साइन पॉजिटिव आएगा क्योंकि प्रोडक्ट की गिब्स एनर्जी की वैल्यू ज्यादा है और रिएक्टेंट की मानक गिब्स ऊर्जा का मान है कम है। तो अगर ये स्थिति मेरे सामने है कि डेल्टा जी नोट की वैल्यू पॉजिटिव है, अगर डेल्टा जी नोट की वैल्यू पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये हो गया कि log k की वैल्यू नेगेटिव होगी। क्या मैंने बोला, देखिएगा, डेल्टा जी नोट रिएक्शन किसको बताता है, -2.303 RT log k। अब आप ध्यान दीजिएगा, log k। तो अगर डेल्टा जी नोट रिएक्शन पॉजिटिव है, अगर डेल्टा जी नोट रिएक्शन पॉजिटिव है, जो कि मैंने फर्स्ट केस लिया है, तो वो तभी हो सकता है जब log k का मान नेगेटिव हो, क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू इस नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव बनाएगी, है ना। टेम्परेचर तो नेगेटिव हो नहीं सकता। इसका मतलब ये हुआ कि अगर log k का मान नेगेटिव है, इसका मतलब ये हुआ कि k का मान 1 से छोटा है। k का मान 1 से छोटा है, क्योंकि k अगर 1 होगा तो वैल्यू 0 होगी। तो क्या मैं ठीक कह रहा हूं, अगर k का मान 1 से बड़ा है, छोटा है, तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो 1 से कम है। यानी कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऐसी रिएक्शन में जब इक्विलिब्रियम आता है तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से कम होती है। दोबारा सुनिए, अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव है तो log k नेगेटिव होगा। log k नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, k की वैल्यू 1 से छोटी होगी। अगर k की वैल्यू 1 से छोटी होगी या प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का रेशियो 1 से छोटा होगा, तो मैं क्या कहूंगा, इक्विलिब्रियम पर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से कम रहेगी। तो इसके मिनिमा से भी आप इस वैल्यू को निकाल सकते हैं, इसकी मिनिमा से भी इस वैल्यू को आप निकाल सकते हैं। ये जो कंडीशन आती है ये इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है, जहां पर डेल्टा जी रिएक्शन की वैल्यू क्या आ जाती है, 0 आ जाती है। आप देखेंगे रिएक्टेंट के साइड में अगर ये मिनिमा आता है तो ये केस कौन सा होता है, ये केस होता है जब प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की वैल्यू का रेशो 1 से छोटा होता है। हम इसकी डायरेक्शन के बारे में भी बड़े आराम से कमेंट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आइए, अगर मैंने आपको ये इक्वेशन बताई कि डेल्टा जी रिएक्शन 2.303 RT log Q/K है, डेल्टा जी रिएक्शन क्या होनी चाहिए, नेगेटिव। ये नेगेटिव कब होगी, जब ये टर्म नेगेटिव होगी, log Q/K की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। log Q/K नेगेटिव का मतलब Q/K की वैल्यू 1 से छोटी होगी। जब Q/K की वैल्यू 1 से छोटी होगी यानी कि Q की वैल्यू K से छोटी होगी, और हम अच्छे से जानते हैं जब जब Q की वैल्यू K से छोटी होती है रिएक्शन कहाँ मूव करती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है। मान लीजिए मैंने यहां से लेता हूं तो इस लाइन के अंदर अंदर Q/K इज लेसर देन 1 है, तो मैं कह सकता हूं इस केस में Q विल बी लेसर देन K, इसलिए रिएक्शन आपकी कहां जा रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। और जैसे ही डेल्टा जी की वैल्यू 0 हो जाएगी उस केस में क्या होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाएगी। यानी कि आप रिएक्टेंट से शुरू करेंगे तो कहां फंस जाएंगे, इक्विलिब्रियम तक पहुंच जाएंगे। ऐसा ही हाल होगा जब आप प्रोडक्ट से इधर मूव करेंगे तो भी आप कहां पहुंचेंगे, डेल्टा जी 0 पर। तो यहां भी वही कंडीशन है, जब आप उल्टे आएंगे तो आपकी रिएक्शन इस तरह से मूव करेगी कि जिस केस में Q/K की वैल्यू 1 से बड़ी होगी। तो यहां ये वैल्यू 1 से बड़ी कम होती जा रही है और यहां ये वैल्यू कम से बढ़ती जा रही है। अल्टीमेटली जो इक्विलिब्रियम कंडीशन आएगी, चाहे आप रिएक्टेंट से स्टार्ट कर लीजिए चाहे आप प्रोडक्ट से स्टार्ट कर लीजिए, दोनों केस में इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाएगी। रिएक्टेंट से स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा सा जल्दी आएगी क्योंकि इक्विलिब्रियम पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन प्रोडक्ट से ज्यादा है। प्रोडक्ट से स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा सा लेट आएगी क्योंकि इक्विलिब्रियम किसको फेवर कर रहा है, रिएक्टेंट को फेवर कर रहा है। रिएक्टेंट को फेवर करने का मतलब काफी टाइम बाद में इक्विलिब्रियम स्टेट आपकी अचीव होगी। तो फर्स्ट केस में इतने कंक्लूजन आपको याद रखने। आइए हम बात करते हैं सेकंड केस की। अगर मैं बात करता हूं सेकंड केस की, यानी कि वो केस जिसमें डेल्टा जी नोट रिएक्शन की वैल्यू नेगेटिव आए। जब डेल्टा जी नोट रिएक्शन की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो हम क्या क्या चीजें सीखेंगे, आइए हम देखते हैं। जब जी नोट रिएक्शन की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो क्या क्या चीजें होंगी, आइए हम देखते हैं। तो बात करते हैं केस सेकंड की, और केस सेकंड हमारे सामने है व्हेन डेल्टा जी नोट रिएक्शन इज नेगेटिव। तो रिएक्शन वही है आपकी, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट
अगर डेल्टा जी नोट रिएक्शन नेगेटिव है, जो कि डिफरेंस होता है प्रोडक्ट की गिब्स एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की गिब्स एनर्जी का, तो एक चीज तो कंफर्म हो गई, अब रिएक्टेंट की जो गिब्स एनर्जी है बेटा वो प्रोडक्ट की गिब्स एनर्जी से ज्यादा है, और अगर रिएक्टेंट की गिब्स एनर्जी प्रोडक्ट की गिब्स एनर्जी से ज्यादा होगी तो इसको भी हम ग्राफिकली शो कर सकते हैं। आइए, ये लिखा मैंने गिब्स एनर्जी रिएक्टेंट की ज्यादा है तो ये ऊपर से स्टार्ट होगी और नीचे की तरफ जाएगी, तो ये क्या है, जी नोट रिएक्टेंट है बेटे, ये क्या है, ये जी नोट प्रोडक्ट है, और ये क्या है जो डिफरेंस में निकालता हूं, ये इन दोनों का डिफरेंस है, ये क्या है, ये इन दोनों का डिफरेंस है, जिसको मैं डेल्टा जी नोट रिएक्शन से इंडिकेट कर देता हूं, यहां से लेकर और यहां तक का जो गैप है। अगर मैं इस रिएक्शन की बात करूंगा तो आइए करें, मैंने आपको सिखाया डेल्टा जी नोट रिएक्शन जो है वो है -2.303 RT log ऑफ के, और जब डेल्टा जी नोट रिएक्शन खुद ही नेगेटिव हो जाएगी तो ये भी नेगेटिव तभी होगा जब log के पॉजिटिव होगा, जब log के क्या होगा, पॉजिटिव होगा। log के पॉजिटिव तभी होगा जब k की वैल्यू 1 से बड़ी आएगी, क्योंकि 1 से बड़ी वैल्यू का ही log वैल्यू पॉजिटिव आती है। k क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो यानी कि इक्विलिब्रियम पर प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का रेशो 1 से बड़ा होगा, यानी कि ऐसी सिचुएशन में प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन होगी वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इस कंडीशन में आप देख पा रहे हो, ये जो आपके पहला लाइन आ जाती है थोड़ी देर के लिए, तो क्या इस लाइन पर डेल्टा जी रिएक्शन क्या हो जाती है, 0, और इस स्टेज में आप देख पा रहे हैं जो इक्विलिब्रियम मिक्सचर है, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए है, ये इक्विलिब्रियम मिक्सचर किसके पास है, ज्यादा प्रोडक्ट की साइड के पास है, यानी कि ऐसे इक्विलिब्रियम किसको फेवर करते हैं, प्रोडक्ट को फेवर करते हैं। तो इस तरह से हम किसी भी रिएक्शन के लिए डेल्टा जी नोट की वैल्यू के बेस पर बता सकते हैं कि इक्विलिब्रियम पर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगी या रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगी। और अगर मैं थर्ड केस की बात करूं, लास्ट केस थर्ड की बात करूं, तो केस थर्ड में ले रहा हूं बच्चों, ये स्पेशल कंडीशन है, रेयर केस होता है वैसे तो, डेल्टा जी नोट रिएक्शन 0। जब डेल्टा जी नोट रिएक्शन 0 होगी यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जीज की वैल्यू बराबर है, डेल्टा जी नोट रिएक्शन इज इक्वल टू जी नोट ऑफ प्रोडक्ट माइनस जी नोट रिएक्टेंट, यानी कि अगर ये 0 है तो जी नोट प्रोडक्ट ही जी नोट रिएक्टेंट हुआ, फिर तो जी नोट प्रोडक्ट ही जी नोट रिएक्टेंट हुआ। तो अगर मैं इसका कर्व प्लॉट करूंगा, अगर मैं इसका कर्व प्लॉट करूंगा तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की जी नोट बराबर हैं, तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट के दोनों के डेल्टा जी अगर जी नोट बराबर हैं तो बड़ा सिमिट्रिकल सा कर्व मुझे मिलेगा, इसको यहां मान लीजिएगा, तो बड़ा सिमिट्रिकल सा कर्व मुझे मिलेगा जब इक्विलिब्रियम कंडीशन आएगी। देखिए ये तो है जी नोट रिएक्टेंट, इसका मैग्नीट्यूड देख लीजिए, और ये है जी नोट प्रोडक्ट, इसका भी मैग्नीट्यूड देख लीजिए, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, यानी कि इस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी नोट की वैल्यू 0 है। तो अगर डेल्टा जी नोट की वैल्यू 0 हो जाएगी, इसका मतलब यहां देख लीजिए डेल्टा जी नोट रिएक्शन होता है -2.303 RT log के। तो ये अगर 0 आ रहा है तो ना तो ये 0 हो सकता, ना ये 0 हो सकता, ना ये 0 हो सकता, कंफर्म सी बात है log के मस्ट बी 0, और अगर log के मस्ट बी 0 10 बेस पर, तो पक्की बात है k 1 होगा, क्योंकि log 1 0 होता है, और k होता क्या है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। अगर ये 1 आ रही है तो ऐसे इक्विलिब्रियम में हम कह सकते हैं कि प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन होगी वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के बराबर होगी, और ये जो आपका मिनिमा आएगा ये बिल्कुल मिडल में आएगा, ना तो इक्विलिब्रियम मिक्सचर रिएक्टेंट को फेवर कर रहा है और ना ही ये प्रोडक्ट को फेवर कर रहा है। जो नीचे है ये वैल्यूज हैं, ये मान लीजिए x रिएक्टेंट का है मोल फ्रैक्शन 1 और वो प्रोडक्ट का मोल फ्रैक्शन 1 है, तो बीच में आने का मतलब क्या है, दोनों के मोल फ्रैक्शंस क्या बराबर हैं। तो इतनी चीजें हमें थर्मोडायनेमिक्स के हेल्प से इक्विलिब्रियम के अंदर पूछी जा सकती हैं। तो ये आपकी आज की क्लास है, अगली क्लास में हम नए टॉपिक के सामने आपके सामने आएंगे। आपने इस पूरी बात को सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।